हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपना बायोलॉजी लेक्चर में। और आज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड, किसके सिस्टम के रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब रिप्रोडक्शन करने में जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उन सभी ऑर्गन के समूह से रिलेटेड कोई भी बातें होंगी तो किसमें होंगी, रिप्रोडक्शन चैप्टर में होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में होगा। तो WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन दिया था, फिर हमने बताया कि इंडिया में फैमिली प्लानिंग सबसे पहले लाया गया, उस फैमिली प्लानिंग को बाद में RCH नाम दिया गया है ना, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। उसके बाद आपको पढ़ाया गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कि इंडिया में एंड साथ ही साथ पूरे भारत में नहीं, साथ ही साथ बाकी के देशों में भी, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक साथ जो हो रहा था वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिसके वजह से गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ा, मेजर अपनाना पड़ा लोगों को जागरूक करने के लिए कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना चाहिए, बट एक कांस्टेंट रेट पे, एक नॉर्मल रेट पे बढ़ना चाहिए। इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या दिक्कत होगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। उसके बाद लास्ट क्लास में यानी कि पिछले लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब हम आपको बताए थे कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्रेगनेंसी को रोका जाए। किसको रोका जाएगा? प्रेगनेंसी को। सेक्सुअल इंटरकोर्स को नहीं रोकना है, मेल और फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से नहीं रोकना है। रोकना किस चीज को है? तो स्पर्म एंड ओवम के मीटिंग को रोकना है, इम्प्लांटेशन को रोकना है, फर्टिलाइजेशन को रोकना है, यानी किसी भी हाल में प्रेग्नेंट नहीं होने देना है एक फीमेल को, इवन आफ्टर द सक्सेसफुल कोपुलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। यानी मेल और फीमेल के बीच में कोपुलेशन हो फिर भी उनके बीच में प्रेगनेंसी डेवलप नहीं होने देना चाहिए, इसी को कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, यानी कॉन्ट्रासेप्शन में जो यूज होने वाला डिवाइस है उसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बोलेंगे। साथ ही साथ हम लोग कल पढ़े थे कि कितने टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया था। सबसे पहला जो मेथड था बच्चा नेचुरल मेथड था, उसके बाद बैरियर मेथड था, उसके बाद IUD था, फिर था बच्चा पिल्स, फिर इम्प्लांट्स था एंड इंजेक्शन था। एक और चीज जो लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे पर पढ़ाए नहीं थे वो था बच्चा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड यानी कि आप लोग हिंदी में सुने होंगे नसबंदी। उसमें क्या किया जाता है कि मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट का कुछ ऑर्गन या फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट का कुछ ऑर्गन काट के बांध दिया जाता है या काट के हटा दिया जाता है, ताकि मेल का या फीमेल का स्पर्म या ओवम बने, लेकिन कहां नहीं पहुंचे, उस टारगेट ऑर्गन पे नहीं पहुंचे जहां दोनों का फ्यूजन होना है, दोनों का मिलन होना है, ताकि उन दोनों का फ्यूजन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो और ना ही उनके बीच में रिप्रोडक्शन डेवलप हो, ना ही प्रेगनेंसी डेवलप हो। तो जो टर्मिनल मेथड है, जो फाइनल मेथड है, जो नॉन रिवर्सिबल मेथड है, उसको हम लोग सर्जिकल मेथड बोलते हैं। आइए आज पढ़ते हैं। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में सर्जिकल मेथड पढ़ना है, या जिसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है मेकिंग इनफर्टाइल, मतलब फर्टाइल लोग को क्या बनाना है, इनफर्टाइल बनाना है। इनफर्टाइल, जो फर्टाइल कपल है उसको इनफर्टाइल बना दो, यानी कि जो बच्चे बना सकते थे, जो बच्चे प्रोड्यूस कर सकते थे, उनको कैसा कर देना है, नॉन प्रोड्यूसिंग, मतलब वो बच्चे नहीं बना पाएंगे, ऐसा कर देना है। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल मेथड देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा, ये जो पहला फिगर है, फिगर नंबर 1, वो किसका फिगर है, वो है बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव का। ये सारा चीज आप पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। और जो दूसरा फिगर है बच्चा राइट हैंड साइड में, वो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका है बच्चा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बात समझ में आया क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो एक है बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन है सर? पहला वाला। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन है सर? दूसरा वाला।
अब आप देख सकते हैं बच्चा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में कौन कौन सा ऑर्गन होता है। एक बार आपको रिवाइज करा दे तो रिवाइज जब आप करिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो अंडाकार स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है टेस्टिस। क्या बोलते हैं बच्चा? टेस्टिस बोला जाता है। ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है, ये जो पाइप दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या आपको दिख रहा है? सर जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है क्या? वास डिफरेंस। और भाई देख, ये जो आपको दिख रहा है ये इसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? पेनिस बोलते हैं। यही है मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन। उसके बाद ये क्या है बच्चा? तो ये तो है बच्चा यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। ये क्या है बच्चा? तो ये है सेमाइनल वेसाइकल। क्या है बच्चा? ये सेमाइनल वेसाइकल। हम रिवीजन करा रहे हैं आपको, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद बताइए ये क्या है? तो ये है बच्चा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है ये? प्रोस्टेट ग्लैंड। आजकल मेल के अंदर बहुत ज्यादा कैंसर हो रहा है इस ग्लैंड में, प्रोस्टेट कैंसर बोला जाता है उसको। तो ये है फिगर का डिस्क्रिप्शन। आपको पहले तो फिगर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन क्या चीज है। तो ये क्या है बच्चा? टेस्टिस है। ये ट्यूब क्या है? वास डिफरेंस है। ऊपर जो हम मार्क किए वो क्या है बच्चा? यूरिनरी ब्लैडर। ये इसी के अंदर यूरिन स्टोर होता है। ये पीला वाला ग्लैंड का नाम क्या है बच्चा? सेमाइनल वेसाइकल। ये छोटे वाले ग्लैंड का नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो आपको फिगर दिख रहा है दिस इज पेनिस, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। अब यहाँ आइए फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर ये जो नीचे वाला पार्ट है बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सॉरी रुक जाइए, इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको वेजाइना बोलते हैं। ये नैरो पार्ट क्या है बच्चा? सर्विक्स है। ये उसके ऊपर क्या है बच्चा? यूटेरस है। और ये क्या है? ये पाइप क्या है बच्चा? ये ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब। क्या है इसका नाम? क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है अंडा जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। तो अब देख भाई, यहाँ पे सीखना क्या है? सीखना क्या है हम तुमको बताते हैं। सबको पता है कि मेल के अंदर, रुक जा पेन चेंज करने थे, हाँ, सबको पता है कि सर मेल के अंदर स्पर्म कहाँ बनता है? स्पर्म फॉर्म्ड इन इसमें, तो सर टेस्टिस में। कहाँ बनता है सर? टेस्टिस में बनता है। तो मेल के अंदर जो स्पर्म बनता है वो टेस्टिस में बनता है, लेकिन पेनिस तक कैसे जाता है? तो देख, बनता कहाँ है बच्चा? टेस्टिस में। और जाता कहाँ है फाइनली? पेनिस में। तो टेस्टिस से पेनिस तक जाने के लिए बीच में क्या होता है? एक पाइप होता है जिसका नाम क्या है? वास डिफरेंस। क्या है बच्चा? वास डिफरेंस। बात समझ में आया क्या? तो बनता तो टेस्टिस में है, स्पर्म बनता टेस्टिस में है, जाता पेनिस तक है, और बीच में जो टेस्टिस से पेनिस तक ले जाने वाला पाइप है उसका नाम है वास डिफरेंस। अगर इस पाइप को काट दे तो क्या होगा? टेस्टिस में बनेगा, तो ऐसा नहीं है कि पाइप काट देंगे तो स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म बनेगा। हम पाइप काट रहे हैं, इसको तो टेस्टिस को थोड़ी काट रहे हैं। तो पाइप अगर हम काट दे तो टेस्टिस में कितना भी स्पर्म बनेगा, पाइप रहेगा ही नहीं, तो पेनिस तक नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मेल चाहे जितना भी सेक्सुअल एक्टिविटी करे फीमेल के साथ, मेल इजैकुलेट नहीं करेगा सीमेन, और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। यही चीज आपको इस फिगर में दर्शाया गया है बच्चा। देख यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्टिस से जो पाइप निकल रहा है जिसको हम लोग वास डिफरेंस बोल रहे हैं, उसको काट के बांध दिया गया ताकि क्या हो कि मेल जब सेक्सुअल एक्टिविटी करे, जब उसके टेस्टिस से क्या चले, सीमेन चले, वो कहां तक नहीं पहुंचे? पेनिस तक नहीं पहुंचे। और कितना भी सेक्सुअल एक्टिविटी करे मेल कभी भी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं हम लोग वैसेकटोमी। क्या बोलते हैं बालक? वैसेकटोमी। क्योंकि क्या काट रहे हैं? वास डिफरेंस। तो मेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड ऑफ क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन, उसको हम लोग बोलते हैं वैसेकटोमी। बात समझ में आया? तो मेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड है उसको हम लोग वैसेकटोमी बोलते हैं। क्लियर है बात? फीमेल के अंदर देख क्या कट रहे हैं। फीमेल के अंदर अब आगे बढ़, सेम चीज बच्चा। फीमेल के अंदर जो ओवम बनता है वो कहां बनता है? ओवम प्रोड्यूस्ड इन ओवरी। बिल्कुल। तो फीमेल के अंदर जो ओवम बनता है वो ओवरी में बनता है। तो बनने से तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे देख, फीमेल के अंदर यहाँ पे बनता है ओवम, और फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। और इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में।
तो मान ले कि जिस रास्ते के थ्रू ओवम आ रहा है, अगर उसी पाइप को काट दिया जाए, या तो काट के बांध दो या काट के हटा दो, तो कनेक्शन टूट गया। अब कनेक्शन टूट गया तो ओवरी से चाहे कितना भी गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट, क्या यूट्रस तक आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में रास्ता को हम लोग बाधित कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे भी देख रहे थे, टेस्टिस में चाहे कितना भी स्पर्म बने, चूंकि हम वास डिफरेंस को कट कर दिए हैं, तो वो पेनिस तक आएगा ही नहीं। मेल चाहे जितना भी सेक्सुअल एक्टिविटी करे, स्पर्म यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। सिमिलरली फीमेल के अंदर क्या कर दिया गया कि ओवरी से जो ओविडक्ट निकलता है, जो पाइप निकलता है, जो यूट्रस तक जाता है, उसको हम लोग बीच से या तो काट के बांध देंगे या काट के हटा देंगे। उससे क्या होगा, ये रास्ता जो है ओवम के लिए, जो रास्ता है वो बाधित हो जाएगा। ओवम यहाँ पे प्रोड्यूस हो चाहे नहीं हो, वो कहां तक नहीं पहुंचेगा? यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा। और एक बात सुन, चाहे इसको कट करके हटा दिए, चाहे इसको कट करके हटा दिए, क्या दोबारा जोड़ सकते हैं? क्या नहीं। एक बार जब काट दोगे तो दोबारा कैसे जुड़ेगा? इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अगर तुम वैसे कटोमी, तो मेल के अंदर इसको क्या बोलते हैं? वैसे कटोमी, और फीमेल के अंदर इसको बोलते हैं ट्यूब कटोमी। तो मेल के अंदर इसका नाम क्या है? वैसे कटोमी, क्योंकि क्या काट रहे हैं? वास डिफरेंस। फीमेल के अंदर क्या काट रहे हैं बच्चा? ट्यूब काट रहे हैं। कौन सा ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब, इसलिए क्या नाम पड़ गया? ट्यूबोकटोमी। समझ में आया? तो वैसे कटोमी मेल के अंदर और ट्यूबोकटोमी फीमेल के अंदर, ये दोनों ऐसा मेथड है जिसके बाद फीमेल और फीमेल चाहे कितना भी सेक्सुअल एक्टिविटी करे, वो प्रेग्नेंट नहीं होने वाले हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है फाइनल मेथड ऑफ टर्मिनलाइजेशन या स्टेरिलाइजेशन। आया बात समझ में? क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चा ओवम प्रोड्यूस्ड हुआ ओवरी में, कहां प्रोड्यूस्ड हुआ? ओवरी में। जाना कहां है? यूटेरस में। तो प्रोड्यूस्ड हुआ ओवरी में, जाना है यूट्रस में, बीच में क्या होगा? ओविडक्ट। सर ओविडक्ट नया चीज है क्या? नहीं, इस फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलते हैं, दूसरा नाम है। तो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जाएगा, है कि नहीं? तो ओवरी से पहले फैलोपियन ट्यूब एंड देन यूट्रस। तो ये जो बीच का पाइप है, अगर इसी को कट कर दिया जाए तो रास्ता क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा। रास्ता बाधित होगा, कितना भी ओवरी में ओवम प्रोड्यूस हो, यूट्रस तक जाएगा ही नहीं, फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। बात समझ में आया क्या तुम लोगों को? बिल्कुल। तो मेल के अंदर क्या होता है बच्चा? वैसे कटोमी। क्या होता है? वैसे कटोमी। एंड फीमेल के अंदर क्या होता है बच्चा? ट्यूबोकटोमी। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वास डिफरेंस को काट रहे हैं तो वैसे कटोमी, फैलोपियन ट्यूब को काट रहे हैं तो ट्यूबोकटोमी। इसको क्या बोलेंगे? फाइनल मेथड ऑफ टर्मिनलाइजेशन। फाइनल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी कि स्टेराइल कर देगा। दो टर्म होता है बच्चा, एक होता है फर्टाइल और दूसरा टर्म होता है स्टेराइल। फर्टाइल का मतलब है बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टेराइल का मतलब है बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बात समझे? तो क्या हो जाएगा, पहले मेल और फीमेल फर्टाइल थी, बाद में ये प्रोसेस करने के बाद वो क्या हो गई? स्टेराइल हो गया। बात समझ में आया? ला लिख देते हैं यहीं पे। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? फर्टाइल का मतलब होता है एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। अगर बच्चा पैदा कर पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे फर्टाइल। अगर बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, गांव के भाषा में मांझ बोलते हैं उसको, तो क्या बोलेंगे? डू नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। आया बात समझ में? क्लियर हुआ कुछ? तो बच्चा फर्टाइल का मतलब होता है एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन एंड स्टेराइल का मतलब होता है नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे कि सर्जिकल मेथड इस टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मतलब होता है लास्ट, या तो इसको लास्ट मेथड बोलिए और लास्ट को ही फाइनल बोलते हैं। तो फाइनल मेथड है, अगर तुम ट्यूबोकटोमी या वैसे कटोमी कर दिए, उसके बाद कुछ भी उपाय नहीं है, ना तो कभी फीमेल प्रेग्नेंट होगी, ना ही तुमको किसी अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तुम मन चाहा क्या कर सकते हो? सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हो, प्रेग्नेंट नहीं होगी लेडी। of contraception that blocks gamete transport and thereby prevents conception। बात समझे क्या? सर्जिकल मेथड जो है वो फाइनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, इसके बाद कोई मेथड नहीं आता है।
ये क्या करता है, ये गैमेट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक करता है, फॉर्मेशन ब्लॉक नहीं करता है। क्या हम ट्यूबरकटोमी कर देंगे तो स्पर्म बनना बंद हो जाएगा क्या? नहीं। क्या हम वैसेकटोमी कर देंगे तो ओवम बंद हो जाएगा क्या? नहीं। बनेगा, गैमेट तो तब भी बनेगा, बट ब्लॉक क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जानते हो ना, कहाँ है? ट्रांसपोर्ट यानी कि लेन देन। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिचालन, परिवहन बंद हो जाएगा। किस चीज का? गैमेट का। वो अपने टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा। और जब तक तुम जानते हो कि मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट फ्यूज नहीं करेगा, तब तक कोई प्रोसेस होने वाला नहीं है। और इसी को क्या ब्लॉक कर देता है? हमारा सर्जिकल मेथड। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इस मेल इज कॉल्ड वैसेकटोमी। अभी तुरंत बताए हैं कि मेल के अंदर जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर होता है उसको वैसेकटोमी बोलते हैं, और फीमेल के अंदर जो होता है उसको ट्यूबरकटोमी बोलते हैं। कैसे नाम रखा गया? क्योंकि मेल के अंदर वास डिफरेंस काट रहे हैं, तो वहां से वास उठा लिया गया और नाम रख दिया गया वैसेकटोमी। फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब काटते हैं, तो ट्यूब वहां से उठाया और कटोमी लगा दिया। कटोमी मतलब कट करना, ठीक है। तो मेल के अंदर वैसेकटोमी बोलते हैं, फीमेल के अंदर ट्यूबरकटोमी बोलते हैं। क्लियर है बात? देखिए वैसेकटोमी किया क्या जाता है। इन वैसेकटोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस is removed or tied up through a small incision on the scrotum. स्क्रोटम जानते हैं आप लोग, जिसके अंदर स्क्रोटल सैक होता है, ठीक है ना, स्क्रोटम, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिस। तो स्क्रोटम में एक हल्का सा कट लगाना है, और कट लगा के क्या करना है? वास डिफरेंस को कट करके और उसको बांध देना है। बस यही ऑपरेशन होता है वैसेकटोमी। नेक्स्ट देखिए, इन ट्यूबरकटोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। देखिए वैसेकटोमी में किसको काटना है? वास डिफरेंस को। ट्यूबरकटोमी में किसको काटना है? फैलोपियन ट्यूब को। इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन द एब्डोमेन और थ्रू द वेजाइना। तो बच्चा जब वैसेकटोमी किया जाएगा तो एक छोटा सा कट लगाया जाएगा, कहां पे? स्क्रोटम पे। और जब ट्यूबरकटोमी किया जाएगा फीमेल के अंदर, तो या तो एब्डोमेन वाले रीजन में हल्का सा कट करके कीजिए, या वेजाइना के थ्रू कीजिए। जनरली एब्डोमेन के थ्रू ही होता है। These techniques are very effective, but their reversibility is very poor. ऑब्वियस सी बात है भाई, इसके 100% चांस है कि कोई भी कॉन्सेप्शन, कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होगा, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है। वापस से अगर आप चाहोगे कि जिनके अंदर वैसेकटोमी या जिसके अंदर ट्यूबरकटोमी यानी जिसके अंदर नसबंदी हो गया, वापस से वो बच्चा पैदा कर पाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये फाइनल मेथड है। आइए नेक्स्ट, ये तो इसका हिंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्ट फॉर्म है इसका MTP। बहुत ही फेमस चीज है, क्राइम है ये एक, ठीक है ना। जनरली आजकल भारत में इस क्राइम ही है ये। क्या होता है कि गवर्नमेंट एक रूल लाया जिसको MTP बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि फीमेल के अंदर यानी ह्यूमन फीमेल के अंदर जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, तो आप बोलेंगे सर 9 मंथ। सभी लोग जानते हैं कि बच्चा जो है 9 महीने में तैयार होता है। 9 मंथ, मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं इसमें, प्लस माइनस 9 डेज, ठीक है। यानी कि 9 महीना या तो प्लस में 9 दिन या माइनस में 9 दिन। 9 महीना प्लस 9 दिन, 9 महीना माइनस 9 दिन, ये होता है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी डेट, प्रेगनेंसी पीरियड फीमेल के अंदर। अब क्या होगा कि किसी भी रीजन से, मान लीजिए किसी भी रीजन से, या तो बच्चा क्या हो गया, बच्चा जो फीमेल के अंदर डेवलप हो रहा है वो बच्चा ऐसा है कि वो अगर बाहर जन्म लिया तो वो हमेशा क्या रहेगा? रिटार्ड रहेगा, मेंटली रिटार्ड रहे, फिजिकली रिटार्ड रहे। या बच्चा जो जन्म लेगा उसके बाद वो किसी भी परेशानी से जूझते रहेगा पूरा जीवन। तो ऐसे केस में गार्जियन अगर इस चीज को कोर्ट में शो करते हैं कि हम अपने बच्चे को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो जिएगा तो उससे ज्यादा, मरने से ज्यादा दिक्कत उसको जीने में अगर वो पैदा लिया तो ऐसे केस में वो लीगल केस होता है MTP, मेडिकली उसको मार दिया जाता है यूट्रस के अंदर। या मान लीजिए कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, कोई भी कॉन्डम, कोई भी यूट्रस डिवाइस नहीं यूज किया गया, या मान लीजिए रेप केस हुआ जिसके अंतर्गत क्या हो गया, फीमेल जो है अनवांटेड प्रेग्नेंट हो गई। तो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन फीमेल तो गलती से प्रेग्नेंट हुई है, जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया गया है फीमेल को उनके बिना कॉन्सेंट के। तो ऐसे केस में फीमेल क्या करेगी? उस बच्चे को नहीं रखना चाहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उस केस में भी क्या किया जा सकता है? इस बच्चे को मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है, मेडिकली गर्भ से मारा जा सकता है। ऐसे केसेस के लिए MTP लाया गया था, लेकिन MTP का यूज गलत होने लगा।
लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक मेथड था जिसके थ्रू क्या किया जाता था, पेट के अंदर ही, पेट के अंदर नहीं, यूट्रस के अंदर ही पता कर लिया जाता था कि जो यूट्रस में बच्चा पल रहा है वो मेल है या फीमेल है। और जैसे ही पता लगता था कि यूट्रस के अंदर बच्चा जो है वो फीमेल है, तो लोग उसको वही मार देते थे, और मारने का प्रक्रिया यही एमटीपी होता था। तो एमनियोसेंटेसिस से पता करते थे कि मेल है या फीमेल, और एमटीपी से उसको मार देते थे यूट्रस के अंदर ही। ठीक है ना, एबॉर्शन बोलते हैं इसको, एबॉर्शन करा देना। एक एबॉर्शन जबरदस्ती का होता है, वो यही है। ठीक है ना, एक एबॉर्शन एक्सीडेंटल होता है कि किसी भी कारण से फीमेल को कहीं चोट लग गया, फीमेल एक्सीडेंट हो गई, फीमेल गिर गई, या कोई मेडिकल कंडीशन ऐसा आया कि बच्चा अबॉर्ट हो गया, और जानबूझ के अबॉर्ट कराने को हम लोग एमटीपी बोलते हैं। बात समझे क्या? तो एमटीपी इंडिया में लाया गया था कि बच्चा अगर गर्भ में है और वो फिजिकली चैलेंज्ड है, वो जन्म लेगा तो मर ही जाएगा, या पूरे जीवन उसको दिक्कत होगा, या कोई रेप केस में बच्चा पैदा लेने के कगार पे है, तो ऐसे केसेस में इसको लाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन इसका यूज कहाँ होने लगा? इसका यूज होने लगा फीमेल फिटिसाइड में, कि बच्चा अगर गर्भ में फीमेल है उसको मार दो। तो आइए पढ़ते इसके बारे में। इंटेंशनल या वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एक एबॉर्शन कैसे होता है? एक्सीडेंटल खुद, मतलब मान लो कि फीमेल जो है बहुत हाइट से गिर गई, चोट लग गया, अबॉर्ट हो गई, बच्चा बाहर आ गया बिना फुल्ली डेवलप, 9 महीने से पहले, इसी को अबॉर्शन बोलते हैं। ये जानबूझ के कराए जाने वाले अबॉर्शन है, इंटेंशनली विद द हेल्प ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के थ्रू तुम अबॉर्ट करा रहे हो जानबूझ के, इंटेंशनली, इसी को हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। नियरली 45 टू 50 मिलियन, मतलब 45 से 50 लाख, नहीं कितना हो गया, 4.5 करोड़ टू 5 करोड़, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 45 तो 450 लाख हो गया, तो 4.5 करोड़। तो 4.5 करोड़ से 5 करोड़ एमटीपी आर परफॉर्म इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात समझ रहे हो? यानी 4 से 5 करोड़ एमटीपी किया जाता है एक साल में पूरे देश में, पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में। अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ए ईयर। मतलब मान लो कि अगर पूरे दुनिया में एक साल में 100 प्रेगनेंसी, मतलब 100 लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसमें से 20 लेडी क्या करवा रही है? एमटीपी करवा रही है, एबॉर्शन करवा रही है एमटीपी के थ्रू। इसलिए बोल रहा है कि नियरली 45 से 50 मिलियन एमटीपी एक साल में किया जाता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जो कि टोटल प्रेगनेंसी का कितना पार्ट है? 1/5 पार्ट, यानी कि 20%। बात समझे? इतना ज्यादा एमटीपी कराया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। Government of India legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse। हम सभी लोग जानते हैं, कोई भी चीज जानते हैं उसका मिसयूज करना सबसे स्टार्ट कर देते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट एमटीपी को इंडिया में लीगलाइज किया था, लीगल किया था 1971 में, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए थे। आइए रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India। तो इंडियन गवर्नमेंट को क्यों कुछ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन लाना पड़ा? उसका रीजन है क्योंकि इंडिया में धड़ल्ले से एमटीपी के थ्रू फीमेल जो बच्ची होती थी उसको वहीं पे हत्या कर दिया जाता, भ्रूण हत्या किया जाता था बच्ची का। बच्चा को नहीं मारता था, बच्ची को मारता था। सिंगल एमटीपी आर ऑल्सो इसेंशियल in certain case where continuation of pregnancy could be harmful, even fatal, or to the mother or to the fetus or to the both। एमटीपी क्यों किया जाता है? एमटीपी तब किया जाता है कि अगर प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू रहने दिए तो या तो बच्चा का डेथ हो जाएगा, या बच्चा की माँ का डेथ हो जाएगा, या तो दोनों का डेथ हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्यों प्रेगनेंसी रहने दिया है? जब बच्चा मर ही जाएगा, जब माँ मर ही जाएगी, या दोनों मर जाएगा, उससे अच्छा है प्रेगनेंसी को खत्म कर दो, दूसरा प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है? एमटीपी को किया जाता है। लेकिन इसका मिसयूज कहां होने लगा? फीमेल फिटिसाइड, यानी बच्ची को मारने लगा, जाने लगा। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या किया? 1971 में लॉन्च तो किया, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। MTP are considered relatively safe during the first trimester up to 12th week of pregnancy। अब देख बच्चा, अभी हम तुमको बताए हैं कि 9 मंथ का प्रेगनेंसी होता है,
अब 9 मंथ में 3 सेट होगा, 3 3 महीने का, 3 महीने का सेट ले तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो 3 3 महीने का 3 ट्राइमेस्टर आ जाएगा, 3 3 6 3 9। तो पहले ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ, या तो इसको 3 मंथ बोलो, या तो 3 महीना में कितना वीक होगा, तो 3 चौक 12, या तो 12 वीक बोलो, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब 3 और मंथ जोड़ दो, तो कितना हुआ, 6 मंथ, और 6 मंथ में कितना वीक होगा, तो 24 वीक होगा। थर्ड ट्राइमेस्टर 3 3 9 महीना, है ना, 9 मंथ, और 9 चौक 36। बात समझे? तो ट्राइमेस्टर कुछ अलग चीज नहीं है, 3 महीने को टाइम ड्यूरेशन को हम लोग ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहला 3 महीना तक एमटीपी किया जा सकता है सेफली। मतलब जब पहले 3 महीना तक प्रेगनेंसी के, मान लो प्रेगनेंसी जनवरी में हुआ, तो अप टू मार्च क्या किया जा सकता है, एमटीपी सेफली कराया जा सकता है। उसमें फीमेल की मरने की चांसेस कम होगी। लेकिन तुम अगर इसको ट्राई करोगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तब तक बच्चा ज्यादा डेवलप हो जाता है, और ज्यादा डेवलप बच्चे को अननेचुरली, आर्टिफिशियली तुम अवॉइड करवाओगे, तो उस समय चांस हाई हो जाएगा कि जिस फीमेल के अंदर तुम ये करवा रहे हो, उस फीमेल का डेथ हो जाएगा। बात समझे क्या? यही बोल रहा है कि एमटीपी जो है वो सेफ है पहला ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्की। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी तीसरे महीने से लेकर 6वें महीने के बीच में तुम अगर एमटीपी कराओगे, तो हो सकता है कि फीमेल का क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। आइए देखिए, डॉन, डॉन क्या है, चलिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity। अच्छा, एमटीपी को दोबारा से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, रिवाइज किया गया। क्यों रिवाइज किया गया? क्योंकि इस समय तक क्या हो रहा था, अब्यूज हो रहा था, बहुत ज्यादा इलीगली यूज हो रहा था इसका। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, pregnancy may be terminated on a certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner। तो 2017 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको दोबारा रिवाइज करके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और ऐड किया, ताकि इसको इलीगली यूज ना किया जाए। किसके थ्रू? पॉपुलेशन के थ्रू। इसमें क्या रिवीजन लाया गया? इसमें रिवीजन लाया गया कि एमटीपी तो किया जाएगा, ठीक है, और कब तक किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहला ट्राइमेस्टर तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी करना ही नहीं है। एमटीपी करना है लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना है। और कब करना है? करना तब है जब तक कम से कम एक प्रोफेशनल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यानी कि कम से कम एक प्रोफेशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि एक डॉक्टर तुमको क्या कर दे, लिख के प्रेस्क्राइब करे। जब तक एक डॉक्टर लिख के प्रेस्क्राइब नहीं करेगा, तब तक क्या है, एमटीपी नहीं करना है। ये कौन दिया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आदेश था। If the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, two registered medical practitioners must be of the opinion formed in good faith that are required ground exists। The ground for such termination of pregnancy are। बच्चा अगर 3 महीने तक है, देख फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी करवाना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी करवाना है, तो कितना डॉक्टर का चाहिए सिग्नेचर? एक डॉक्टर का सिग्नेचर चाहिए। कोई एक डॉक्टर सिग्नेचर कर देगा, प्रिस्क्राइब कर देगा, तो किया जा सकता है। लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाना है तो रिस्की होता है भाई। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर करवाना है तो एटलीस्ट तुमको कितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना चाहिए? 2 डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना चाहिए। आज समझे? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक एक डॉक्टर, कोई भी जो अच्छा डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब कर देगा कि हाँ एमटीपी किया जा सकता है, करवा दिया जाएगा। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में चूंकि रिस्की होता है, तो एटलीस्ट 2 बढ़िया मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि हाँ अब कराया जा सकता है, तभी आपका क्या होगा, एमटीपी होगा, अदरवाइज एमटीपी नहीं होगा। The continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of pregnant women or grave injury on mental health।
ये एमटीपी कब करवाना है? जब वो प्रेगनेंसी या तो फीमेल के मेंटल हेल्थ को खराब करे या उसके फिजिकल हेल्थ को खराब कर दे। There is a substantial risk that of the child were born, it would suffer from such physical or mental abnormality as to be seriously handicapped. एमटीपी तब कराया जा सकता है जब या तो मां का मरने का चांस हो, या मां को फिजिकली झेलना पड़े, या मां को मेंटली झेलना पड़े, या तब कराया जा सकता है जबकि पता हो कि बच्चा जो पैदा लेगा वो एबनॉर्मल होगा, मेंटल एबनॉर्मल होगा, वो फिजिकल एबनॉर्मल होगा, जीवन भर उसको झेलना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम एक इंसान को जीवन भर कष्ट दे, उससे अच्छा उसको जीवन ही ना दे। तो ऐसे दो केसेस में क्या किया जा सकता है? एमटीपी कराया जा सकता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है रूल, आप समझे? नेक्स्ट, अब देखिए बच्चा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, एसटीआईज। क्या है ये? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बच्चा डिजीज तो जानते हो, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जानते हो, इन्फेक्शन जानते हो ना, बीमारी का फैलना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इन्फेक्शन, जनरली हम लोग कोल्ड एंड कफ होता है ना, अभी मौसम चेंज हो रहा है, सबको क्या हो रहा है? सर्दी खांसी हो रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन कैसे आया? हवा के थ्रू आया। अगर कोई इन्फेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। यानी अगर कोई कपल सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके वजह से उनके अंदर इन्फेक्शन फैल गया, दैट इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। बात समझे क्या? चलिए देखिए, डिजीज और इन्फेक्शन which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection or venereal disease और reproductive tract infection। देख बच्चा, यहाँ तीन नाम सेम है। एक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसी से सिमिलर नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसी का सिमिलर नाम है वेनेरल डिजीज। तो कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से एक से दूसरे में फैलता है उसको या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, या तो वेनरल डिजीज बोलते हैं। आया बात समझ में? हाँ सर समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बच्चा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमेनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, ये सारे क्या हैं? एंड एड्स आर सम कॉमन एसटीडीज। तो कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज या बीमारी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से एक से दूसरे इंसान में फैलता है, ऐसे बीमारी या इन्फेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो या तो सर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं, या तो सर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, या तो सर वेनरल डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमेनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी। आया बात समझ में? बिल्कुल। नेक्स्ट, सम ऑफ दिस इन्फेक्शन like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection, needle, surgical instrument with infected person, transfusion of blood from an infected mother to the fetus too। ये जितने भी पहले एग्जाम्पल दे रखे थे 8-10, उसमें से दो बीमारी हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी ऐसा बीमारी है कि ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं फैलता, ये उसके अलावा भी फैलता है। कैसे कैसे फैल सकता है? मान लो एक इंसान को हम सुई दिए, ठीक है, उसका इंजेक्शन आपको भी चला दिए, सेम इंजेक्शन आपको भी दे दिए। तो मान लीजिए वो इंसान एचआईवी पॉजिटिव था, वो नीडल उसके ब्लड में कांटेक्ट में आया, तो एचआईवी वायरस आप उस नीडल पे आ गया, वही नीडल आप में लगा दिए, तो क्या हुआ? आपके ब्लड से भी कांटेक्ट आया, अब नीडल पे जो एचआईवी वायरस था वो आपके अंदर चला गया, आप इन्फेक्टेड हो गए, आप भी क्या हो जाएंगे? एचआईवी पॉजिटिव। तो ऐसे भी क्या होता है? एचआईवी या हेपेटाइटिस भी फैलता है, या तो मदर के एचआईवी है या हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को भी हो जाएगा। तो हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी ऐसा एसटीडी है जो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं बल्कि इन सभी कारणों की वजह से भी फैलता है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड एचआईवी इंफेक्शन, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। अभी जो 8-10 डिजीज बताए हैं उसमें से 3 ऐसा बीमारी, क्या क्या नाम है? हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड एचआईवी,
ये 3 ऐसा बीमारी है जो कभी भी ठीक नहीं होगा, ये इंसान का जान ले ले। ये ठीक होने वाला बीमारी ही नहीं है, इसका इलाज ही नहीं है। जितना भी एसटीडी है उसमें से ये 3 एसटीडी, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड एचआईवी इन्फेक्शन कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर ये हुआ तो मतलब बात खत्म। सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड्स ईचिंग। इन सभी बीमारी में क्या सिम्टम्स आएंगे? जैसे आपको कुछ होता है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं, फीवर हो जाता है, हेडेक होता है। इन बीमारी में क्या सिम्टम्स आएगा? ईचिंग, खुजली होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज, आपको प्राइवेट पार्ट से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, हल्का सा पेन होगा, वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या है बच्चे? ये सारे इसके सिम्टम्स हैं इन द जेनाइटल रीजन। जेनाइटल रीजन मतलब प्राइवेट रीजन। Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undirected for long. फीमेल के अंदर ये सब होता भी नहीं है, मतलब जनरली जब आपको एसटीडी होगा यानी इन्फेक्शन होगा तो ये सारे सिम्टम्स होंगे, ईचिंग होगा, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग होगा। कहाँ पे? जेनाइटल रीजन में, प्राइवेट पार्ट में। लेकिन फीमेल के अंदर मोस्ट ऑफ द केस में ये होता भी नहीं है, तो उनको तो पता भी नहीं लगेगा कि उनको हुआ है या नहीं हुआ है। इन्फेक्शन हो जाएगा पर उनको सिम्टम ही नहीं आएगा, बहुत दिन तक उनको कोई सिम्टम ही नहीं आएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। जब तक पता ही नहीं चलेगा तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, इलाज नहीं करवाओगे, और इलाज नहीं करवाओगे तब तक इन्फेक्शन आपके पूरे बॉडी में फैल चुका है। Absence or less significant symptoms in the early stage of infection and social stigma attached to the STI prevents the infected person from going for timely detection and proper treatment, which could lead to the complication. अब मान लो किसी इंसान को पता लग गया, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कि उसको एड्स है। तो एक तो एड्स बच्चा एक ऐसा बीमारी है कि अगर आज इन्फेक्शन हुआ तो अगले 5 साल बाद तुमको पता लगेगा कि तुमको एड्स का बीमारी है। बात समझे? इसीलिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए, कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले कॉन्डोम का यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक बार एड्स का इन्फेक्शन हुआ तो आप तो मरोगे ही मरोगे, उसका इलाज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आज 2024 में इन्फेक्शन होता है तो अगले 5 साल बाद आपको पता लगेगा कि एड्स आपको है, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन में 5 साल बाद पता चलेगा कि आपको एड्स है, तब तक आपके पूरे बॉडी को कौन खा जाएगा? एचआईवी वायरस अंदर से खोखला कर चुका हो। 5 साल में उसको पूरा टाइम मिला हुआ है खोखला करने को। तो बच्चा एक तो मान ले ऐसा हुआ कि पता ही नहीं लगता, सिम्टम ही नहीं आता है, तुम अंदर ही अंदर मर रहे हो। दूसरा बात, ये एक ऐसा चीज है, अब एड्स हुआ तो दिमाग में क्या है कि ये गलत काम करने से हुआ है, तो ये एक सोशल स्टिग्मा भी है, सोशल स्टेटस शो करता है, लोग बता भी नहीं सकता। अगर किसी पेशेंट को पता भी चल जाएगा कि एड्स है तो वो अपने समाज में बताएगा भी नहीं, डर के हमारा डॉक्टर के पास जाएगा भी नहीं कि वो चीज बाहर लीक हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसके चलते ये सारे बीमारी और ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के मेंटल से जुड़े हुए हैं, मेंटालिटी से जुड़ा हुआ है। लोग अपने आप को जज करने लगेंगे इस बात को लेके और डॉक्टर के पास जाएंगे भी नहीं। लेटर विच इंक्लूड्स पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और एक और चीज जो नहीं लिखा वो है बच्चा डेथ। डेथ तो है ही। STDs आर मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी। देखिए या क्या होता है एसटीडी में, जनरली फीमेल के अंदर तो कोई सिम्टम ही नहीं आता है, मेल के अंदर छोटा छोटा सिम्टम आता है, पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, ईचिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, हम लोग हल्का फुल्का दवाई खा के बात खत्म कर देंगे। लेकिन ये एसटीडी का सिम्टम है, धीरे धीरे अगर आप इसका इलाज नहीं करवाओगे, इसको इग्नोर करोगे तो क्या होगा? देखो इसमें होगा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। आपका जो पेल्विक रीजन है, नाभि के रीजन, नीचे वाला रीजन है, वो बहुत ज्यादा स्वेल कर जाएगा। एबॉर्शन, फीमेल के अंदर एबॉर्शन हो जाएगा, स्टिल बर्थ हो जाएगा, फीमेल के अंदर जो बच्चा होगा वो डेथ हो जाएगा। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी होना कहाँ चाहिए था? यूट्रस में, कहाँ हो जाएगा? कहीं भी। इनफर्टिलिटी, हो सकता है कि मेल और फीमेल इनफर्टाइल हो जाए। कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो अगर आप एसटीडी को इग्नोर करोगे शुरुआत में ये सारे सिम्टम देख के, तो ये बाद में आपको कॉम्प्लिकेशन ये हो जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है। आया बात समझ में? इसीलिए एसटीडी बहुत ही खतरनाक चीज है। प्रिवेंशन टू बी टेकन टू प्रिवेंट एसटीआई, बात समझे क्या? एक बहुत ही फेमस कोड है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ये एड्स के लिए बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है क्यूर तो है ही नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। इलाज से अच्छा है बचाव कर लेना। बहुत सही बात है भाई। जब हमको पता है कि एड्स का कोई
इलाज ही नहीं है, अगर हुआ तो हमको मरना ही है, तो उससे अच्छा है अपने आप को एड्स से बचा ले। इसलिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैसे कैसे बचाया जा सकता है अपने आप? अवॉइड सेक्स विथ अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, यानी कि मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल पार्टनर के साथ करो, उसमें से कोई एक पार्टनर एचआईवी पॉजिटिव हो, आप भी हो जाओगे। ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले क्या यूज करिए? कॉन्डम यूज करिए। In case of doubt, go to qualified doctor for early detection and gets complete treatment. अगर आपको लगे किसी भी रीजन से, या तो आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर यूज किए हो या आप कॉन्डम यूज नहीं किए हो और आपको लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है कि हमको हो सकता है इन्फेक्शन हो गया हो, तो अर्ली स्टेज में तुरंत उसी समय आप डॉक्टर के पास जाइए, अर्ली चेकअप लीजिए, अर्ली ट्रीटमेंट लीजिए, तब आप ठीक हो सकते हैं। अगर इसको इग्नोर करोगे तो आप ठीक नहीं होगे। अब बच्चा है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है स्टेराइल, मतलब मेल और फीमेल सही है बट वो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है किसी न किसी वजह से, इसी को बोला जाता है बच्चा इनफर्टिलिटी। पीपल हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, यानी मेल और फीमेल जो कपल हैं, लगातार अगर 2 साल सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग इनफर्टाइल बोलेंगे एंड प्रोसेस को इनफर्टिलिटी बोलते हैं। A large number of couples all over the world, including India, are infertile. हमारे देश में या पूरे विश्व में बहुत ज्यादा ऐसा नंबर है जो लोग इनफर्टाइल है। द रीजन फॉर दिस फिजिकल, कॉन्जेनाइटल, डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या इवन साइकोलॉजिकल। ये इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है? हो सकता है वो फिजिकली नहीं फिट हो, या हो सकता है ये हेरिडिटरी हो, या हो सकता है ड्रग्स के वजह से हो, या हो सकता है साइकोलॉजी के वजह से हो। प्रॉब्लम कैन बी आइदर मेल और इन फीमेल और इन बोथ। जो इनफर्टिलिटी है वो मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है या फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती है या दोनों इनफर्टाइल हो सकते हैं, या तो एक इनफर्टाइल हो या दोनों इनफर्टाइल हो, किसी केस में बच्चा पैदा तो होना ही नहीं है। तो इसके लिए भी क्या किया गया? इलाज लाया गया। बिल्कुल भाई। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये असिस्टेड, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना रिप्रोडक्शन में, किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो फुल फॉर्म क्या बना? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट। असिस्ट का मतलब हेल्प, रिप्रोडक्ट किसमें? रिप्रोडक्शन में, थ्रू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसे लोगों को रिप्रोडक्शन में हेल्प करना है जो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ सेंटर जो आप आजकल अपने शहर में देख सकते हैं। देयर इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, fertilization outside the body in almost similar condition as that in body but followed by embryo transfer। देख बच्चा, ये जो आर्ट है ना, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है इन विवो, इन विवो, और एक होता है एक्स विवो। ठीक है, एक होता है इन विवो और एक होता है, सॉरी इन विवो नहीं, इन विवो और एक होता है इन विट्रो। एक होता है इन विवो और एक होता है इन विट्रो। बच्चा इन विवो, इन विवो का मतलब क्या है? देखिए, इन विवो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, सॉरी रुक जाओ। इन विट्रो का मतलब होता है, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी से बाहर में। इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। मतलब एआरटी कितने टाइप के? 2 टाइप के। या तो आप फ्यूजन, मेल और फीमेल का फ्यूजन जो है, फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर हुआ उसको बोलेंगे इन विवो, अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के बाहर हुआ उसको बोलेंगे इन विट्रो। ये दोनों मेथड यूज किया जाता है किसमें? एआरटी में। देखो कैसे, मान ले कोई फीमेल इनफर्टाइल है, फीमेल के अंदर ओवम नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे? हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ऐसा ग्लास का कांच देखे होगे, मतलब कांच का ग्लास देखे होगे तुम कहाँ पे? केमिस्ट्री लैब में। अब एक मेल डोनर लेंगे और एक फीमेल डोनर लेंगे। अब फीमेल डोनर क्या देगी बच्चा? ओवम। क्या देगी? ओवम। वो ओवम टेस्ट ट्यूब में लेंगे। मेल डोनर क्या देगा? स्पर्म। वो स्पर्म कहाँ लेंगे? टेस्ट ट्यूब में लेंगे। और टेस्ट ट्यूब में बच्चा
सिमिलर कंडीशन, जो कंडीशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता उसी कंडीशन में इस दोनों का क्या करवाएंगे, फ्यूजन करवाएंगे। जैसे ही फ्यूजन होगा वैसे ही टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बन के तैयार हो जाएगा, जाइगोट बन के तैयार हो जाएगा। अब ये जाइगोट को कहां भेज देंगे, उस फीमेल, किसी एक बढ़िया फीमेल के यूट्रस के अंदर भेज देंगे। तो भेज देंगे फीमेल के अंदर। अब फीमेल के अंदर जाइगोट बन चुका है, बस उसको डेवलप कराना है। इसी को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आइए देखते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। तो कितने टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है, दो टाइप्स का, एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन वीवो। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, इन वीवो मतलब इनसाइड द बॉडी। In IVF method, popularly known as test tube baby programs, ova from the donor female या wife is from the donor male or husband are collected and induced to form zygote under stimulated condition in the laboratory, which are transferred in two ways. बात समझे क्या? तो ये जो आईवीएफ मेथड है यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड, जिसको कॉमनली हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, इसमें क्या किया जाता है, एक ग्लास का कांच का ग्लास लिया जाता है, उसमें मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम लाके उसको वहीं पे क्या किया जाता है, फ्यूजन करवा के जाइगोट बनाया जाता है। देन इस जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल के बॉडी, वो भी दो तरीके से। देखिए कैसे कैसे। पहला मेथड है बच्चा जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, ये जो जाइगोट बना ये अगर कितने सेल तक हो, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, यानी इस जाइगोट के अंदर कितना होना चाहिए, ये तो 4 हो गया, अब कितना 6 हो गया और ये 8 हो गया। अगर 8 सेल्ड कंडीशन है तो इस जाइगोट को कहां भेज दो, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इंट्रा मतलब इनसाइड, तो इस जाइगोट को भेजोगे तुम फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। और दूसरा होता है आईयूटी। दूसरा क्या होता है बच्चा, आईयूटी। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगर जाइगोट इस 8 सेल से ज्यादा हो गया, कितना हो गया, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर 8 तक है तो कहां भेजना है, किसके अंदर भेजना है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन 8 से ज्यादा हो गया तो जाइगोट को कहां भेजोगे, यूटेरस के अंदर। कहां भेजोगे, यूटेरस के अंदर। तो नाम क्या पड़ गया, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो बनाए हो किसमें, ट्यूब में, उसको भेजा जाता है। एक तो भेजा जाता है फेलोपियन ट्यूब में। कब भेजा जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, जब ब्लास्टोमियर 8 होगा। जब 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर होगा तो कहां भेजोगे, यूटेरस के अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तीसरा देख बच्चा आईसीएसआई, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करोगे, डायरेक्ट ओवम के अंदर मेल का स्पर्म इंजेक्ट कर दोगे इंजेक्शन के थ्रू। देखो, इट इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum in the laboratory। यानी लेबोरेटरी में जाइगोट बनाने का एक और बेहतरीन तरीका है जिसमें ओवम के अंदर मेल का स्पर्म डायरेक्टली क्या कर देंगे, हम लोग इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर देंगे, जैसे सुई लेते हो वैसे। उसके बाद है बच्चा गिफ्ट। गिफ्ट मतलब गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या है बच्चा गिफ्ट का मतलब, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। Transfer of an ovum collected from a donor into fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization and development of embryo। तो गिफ्ट मेथड उस फीमेल के लिए यूज किया जा सकता है जिस फीमेल के अंदर ओवम बन नहीं सकता है, बट उस फीमेल के अंदर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ओवम के अंदर उस जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो क्या करो, एक ऐसी फीमेल है जो ओवम नहीं बना सकती है लेकिन बाकी चीज कर सकती है, उस फीमेल के अंदर किसी और फीमेल का ओवम लेके, उसके बाद मेल उसके साथ कोपुलेशन करेगा, मेल का स्पर्म वहां तक पहुंचेगा, फिर दोनों के अंदर फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, फिर प्रेगनेंसी हो जाएगा। बात समझे। तो गिफ्ट उन फीमेल के लिए है जो ओवम तो नहीं बना सकती है बट बाकी सकती है। देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये तो तुम लोग गांव देहात में देखे होंगे, डॉक्टर जो है गाय भैंस के लिए यूज किया जाता है, हालांकि अब इंसान किया जाता है बट गाय भैंस के लिए तुम खूब देखे होंगे। इसको बुलाते हैं, सीमेंट डलवाते हैं गाय भैंस में, है कि नहीं। क्या किया जाता है उसमें, जो बढ़िया डोनर है मेल उसका स्पर्म कलेक्ट करके रखो और फीमेल में इंसर्ट करा दो, ठीक है। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन जनरली किसके थ्रू होता है, पेनिस के थ्रू होता है, मेल खुद करता है। लेकिन अगर तुम स्पर्म वेजाइनल ट्रैक्ट में किसी आर्टिफिशियली भेजोगे, ठीक है, मशीन के थ्रू भेजोगे, इसी को बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आइए देखते हैं। Infertility case which is either due to inability of male partner to inseminate
the female or due to very lower sperm counts in ejaculates could be corrected by artificial insemination technique. ऐसा मेल है जिसके अंदर स्पर्म काउंट बहुत कम है या वो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, ऐसे केस में उस फीमेल को कैसे किया जा सकता है प्रेग्नेंट? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू. In this technique, the semen collected either from husband or healthy donor is artificially introduced either into vagina or into the uterus of the female, which is called intrauterine insemination. तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा? सीमेन को कलेक्ट किया जाएगा कहां से? डोनर से, और उस सीमेन को आर्टिफिशियली कहां इंजेक्ट किया जाएगा? फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में या यूट्रस में. इसी को बोलेंगे इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन. नेक्स्ट. All these techniques require extremely high precision handling by a specialized professional and expensive instrumentation. बच्चा, ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे चीजें होती हैं. इसमें हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर और बड़े बड़े मशीनरी का यूज होता है ना? तो ये एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव क्या है? मेथड है. These facilities are presently available only in very few centers in the country. और चूंकि ये बहुत महंगा है तो ये हर जगह भी अवेलेबल नहीं है, पर आने वाले फ्यूचर में इसका दूसरा तोड़ निकाला जाएगा और ये सस्ता किया जाएगा. लेकिन इससे क्या हो रहा है? जो भी इनफर्टाइल कपल है, जो भी कपल बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक साधन है कि वो इस तरीके से बच्चा पैदा कर सकते हैं. तो इसी के साथ इस चैप्टर का समाप्ति होता है. अब हम लोग मिल लेंगे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ. तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं. इसको वीडियो लेक्चर को बढ़िया से देखिए, एक एक चीज को बढ़िया से सुनिए, कॉपी कलम पे नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए. इसी के जैसे ऐसे अगर आप 5 चीज को फॉलो करेंगे, मास्टर की बात को सुनेंगे, तब जाके आप बायोलॉजी पे कमांड पा सकते हैं. अदरवाइज तो आप सिनेमा देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में. आज के लिए इतना ही. टेक केयर, बाय बाय.